हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लेक्चर नंबर 2 है रियल एनालिसिस का। आप लोगों को पता ही है CSR नेट दिसंबर 2026 की जो है कंप्लीट कोर्स में लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एंड देन आने वाले टाइम में जो एग्जाम होने वाले हैं यहां पर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान से हर एक टॉपिक को देखना। डाउट रह जाए तो आप लोग हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप जो हमारे पास ग्रुप है, उसमें आप लोग जो है भेज सकते हैं। पर्सनली भी आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। नंबर मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनाइट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। और देखो, प्रीवियस का जो लेक्चर था ना, उसमें मैंने सेट थ्योरी के कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताया था। और सेट थ्योरी जनरल है, वो आपको पता ही है कि सेट थ्योरी में हम सेट पढ़ते हैं और उसके बाद रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें रहता है उसमें। तो बहुत बेसिक चीज़ें था। बेसिक क्या मतलब, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें था जो कि आपको आने वाले टाइम में जो फ्यूचर में जितने भी लेक्चर्स होंगे ना, उनको बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। तो वो सारी चीज़ें था, तो उनके कुछ क्वेश्चन भी हमने करे थे। और यहाँ पर देखो, कुछ टॉपिक हमारा कंटिन्यू करते हुए सेकंड लेक्चर में हम देखते हैं। देखो, एलिमेंट्री सेट थ्योरी हमने कर लिया, सिलेबस है। हर बार का लेक्चर में पहले मैं बता देता हूँ कि सिलेबस में हमने एलिमेंट्री सेट थ्योरी कवर कर लिया है। आज हम इसको कर रहे हैं, फाइनाइट काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स को। उसके बाद हम एक लेक्चर लेंगे जिसमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, सुप्रीम इन्फिमम, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ये पूरा सिलेबस है, ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में मैंने शेयर कर रखा है इसको, तो देख लेना वहां से भी। तो कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ चीजें हैं यहाँ पर, वो भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, देखो, लेक्चर्स को कंटिन्यूटी बनाना बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें जहां पर हमने एंड किया था, उसके जस्ट आगे वाला पोर्शन से यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूं। तो इस चीज का आप लोग स्पेशल ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोच रहे हो कि सर आपने तो काउंटेबल अनकाउंटेबल फाइनाइट सेट्स के बारे में बताया, तो आपने तो ये शुरू कर दिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम कंप्लीट जो कोर्स है उसको लेकर के आए हैं। तो कंप्लीट कोर्स का मतलब यही होता है कि आपका कोई टॉपिक बीच में से ना छूटे, है ना। तो यहां पर सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि अलजेब्राइक नंबर है वो क्या होता है। देखो, कह रहा है कि एन अलजेब्राइक नंबर इज एनी नंबर दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विद इंटीजर। कहने का मतलब यह है कि अलजेब्राइक नंबर वो नंबर होता है जिसमें कि सॉल्यूशन होता है। मतलब सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर पॉलिनोमियल है तो उसका हम रूट निकाल सकते हैं। तो जो रूट निकल रहा है ना, वो हमारा अलजेब्राइक नंबर है। जिसका रूट निकल रहा है वो हमारा अलजेब्राइक नंबर है। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल में आपको जनरली पता ही है कि पॉलिनोमियल जो है हम उसको px से डिनोट करते हैं जनरली। और px जो है ये हमारा होता है ना, an(x) की पावर n प्लस an-1, इस टाइप से जो है हमारे पास x की पावर n-1। तो ये एक एक टर्म हमारा जो है लेस होता होता जाता है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब जनरल में कुछ एग्जांपल, आपको ये सारी चीजें तो वैसे भी पता ही होगा। मैं एक px ले रहा हूं 3rd डिग्री का, जिसमें हमारा पास है जो है 4x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 2 मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो ये हमारे पास जनरल क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। अब इनका अगर मैं रूट निकाल देता हूं, अगर रूट इसका निकल सकता है, तो वो हमारा जो है एक अलजेब्रिक नंबर कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इन अदर वर्ड्स अ नंबर अल्फा इज अलजेब्रिक इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल। अगर उसके रिगार्डिंग एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर जाए तो वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक अलजेब्रिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरली हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है, एक छोटे से डेफिनेशन के लिए चीज बताया जा रहा है। कुछ एग्जांपल देता हूं, अच्छे समझ में आएगा। देखो, रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर आपको पता है कि जैसे 1/3 इज अलजेब्रिक बिकॉज ये इस चीज को सेटिस्फाई कर देगा। मतलब वो नंबर जिसके हेल्प से हम एक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करवा दें, ऐसा समझ सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास अलजेब्रिक नंबर है वो इस पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है भैया, सेटिस्फाई कर रहा है ना। आप देख सकते हो कि अगर मैं 4 और यहां पर जो है x के प्लेस पर 3/4 रख दूं, माइनस का 3 रख दूं, विच इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इज व्हाट इज 0? 0 इज RHS, है ना, RHS। तो ये चीज समझना पड़ेगा। इरेशनल नंबर अगर देखा जाए, √2 जो है एक अलजेब्राइक है। क्यों है? क्योंकि ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि इसका अगर रूट निकाला जाए सीधा सा एकदम, मैं अगर बहुत बेसिक तरीके से बताऊं, एक सीधा सीधा तरीके से मैं अगर बताऊं,
तो एल्जेब्रिक वो नंबर होता है अगर कोई पॉलिनोमियल दिया जाए और उस पॉलिनोमियल का आप जनरली रूट होता है, वो एल्जेब्रिक नंबर होता है। कोई भी पॉलिनोमियल का अगर रूट है, अगर रूट निकल रहा है, तो वो जो रूट होगा ना, जो शून्यक कहते थे हम लोग, जैसे हिंदी मीडियम वाले भी बहुत बच्चे होंगे तो शून्यक कहते थे, तो वो जो शून्यक होगा उसको हम जनरली क्या बोलेंगे, जैसे शून्यक है, ठीक है, शून्यक जो होता है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट। तो ये जो है हमारा होता है क्या, एल्जेब्राइक नंबर। तो इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, आयोटा इज एल्जेब्राइक बिकॉज ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं इसका रूट निकालूंगा, यहां से देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में इसको मैं -1 लिख सकता हूं यहाँ पे, और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों, आपको पता ही होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है, कई सारे लेक्चर्स मैंने कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी बना रखा है, तो वहां पर भी ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया, और बाकी बहुत जनरल है, ये तो 11th 12th में पढ़ाया जाता है। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा क्या आ गया, आयोटा जो है एक एल्जेब्रिक नंबर आ गया। क्यों, क्योंकि हमने इस पॉलिनोमियल का रूट निकाला है, और जो रूट निकाला है तो वो हमारा जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो है एल्जेब्रिक नंबर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों ने समझ लिया है, ठीक है, एल्जेब्रिक नंबर। अब आता है नॉन एल्जेब्रिक नंबर, जिसको हम ट्रांसडेंटल नंबर्स भी बोलते हैं। तो ट्रांसडेंटल नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है जो कि किसी भी पॉलिनोमियल का रूट नहीं हो सकता है ना। जैसे नंबर्स दैट आर नॉट रूट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोएफिशिएंट्स आर कॉल्ड द ट्रांसडेंटल नंबर्स। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है, एक तो हमारा पाई हो जाता है और एक एक्सपोनेंशियल हो जाता है। पाई एंड एक्सपोनेंशियल बोथ आर नॉन एल्जेब्राइक, है ना, एल्जेब्राइक। तो ये दोनों ही नॉन एल्जेब्राइक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो कि किसी भी पॉलिनोमियल का रूट नहीं बन सकता है। अगर कोई भी नंबर किसी पॉलिनोमियल का रूट बन गया है तो एल्जेब्राइक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट था जो कि मुझे ऐसा लगता था कि आपको समझना चाहिए। उसके बाद ट्रांसडेंटल नंबर तो हमने पढ़ लिया है। अब ट्रांसडेंटल फंक्शन क्या होता है, देखो, अ फंक्शन एफ(x) इज कॉल्ड ट्रांसडेंटल इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस। अगर वो जो जैसे कह रहे हैं ना यहाँ पर कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है उसको हम ट्रांसडेंटल कब कहेंगे, जैसे इसके पीछे वाले में ट्रांसडेंटल नंबर पढ़ा था हमने। तो नंबर में हमने ये देखा था कि कोई भी नंबर जो है अगर किसी का रूट नहीं बन रहा है तो वो हमारा जो है ट्रांसडेंटल नंबर कहलाता है। ऐसे ही कोई भी ट्रांसडेंटल नंबर जो है किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब क्या है कि जो px, fx होगा ना, वो एकदम हमेशा के लिए क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, मतलब सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। वेयर px, y इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल विद रियल और कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। जो ये px, y जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये x से y है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, px, y को हम क्या लिख सकते हैं, fx भी तो लिख सकते हैं, ये वही चीज है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा एक पॉलिनोमियल है, और x और y कहने का मतलब जो है सेटिस्फाई नहीं करना है ना, कोई भी नंबर जो है उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई ना करे। एग्जांपल ऑफ ट्रांसडेंटल फंक्शन, कुछ ट्रांसडेंटल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है, ये फंक्शन है। उसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये नेचुरल लॉग हम उसको बोलते हैं, लॉग एक्स भी लिख सकते हो यार आप लोग, ठीक है। उसके बाद जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, हाइपरबोलिक फंक्शंस हो गए, और ऑल दीज आर द ट्रांसडेंटल फंक्शंस। तो ये सारे के सारे ट्रांसडेंटल फंक्शन है। अगर कोई हम पॉइंट इसमें लेते हैं तो वो जनरली क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब fx इज कॉल्ड ट्रांसडेंटल इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस। तो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऐसा फंक्शन होता है, ठीक है, ऐसा फंक्शन होता है जो किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये था हमारा। अब बात करते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मैं एकदम बहुत अच्छी तरीके से आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो, अगर कभी भी ऐसा होता है f ऑफ -x में अगर पुट कर रहा हूं,
और वो प्लस एक्स हो जा रहा है, तो वो जाकर के एक जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक इवन फंक्शन हो जाएगा। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। मैं अगर मान के चलो एक फंक्शन ले रहा हूं एक्स, तो क्या एक्स जो है एक इवन फंक्शन है, तो उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो माइनस ऑफ एक्स पुट करूंगा। तो एफ एक्स जो है एक्स लिया है मैंने, तो अब माइनस एक्स मैं पुट कर रहा हूं, तो ये माइनस का एफ एक्स हो जाएगा ना, समझ रहे आप, ये इस प्रकार से माइनस का एक्स हो जाएगा। आप यहां पर अगर एक्स पुट कर रहे हो तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारा जो है इवन फंक्शन नहीं है। ऐसे ही मैं अगर क्या करता हूं कि एक फंक्शन में और लेता हूं, और वो फंक्शन में ऐसा ले रहा हूं, मान के चलो मैं यहीं पर ले लेता हूं, ठीक है, मैं ले रहा हूं एफ एक्स को एक्स स्क्वायर ले रहा हूं, क्लियर। और जब मैं एफ एक्स को एक्स स्क्वायर ले रहा हूं, तो अगर मैं यहां पर देखो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करता हूं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो आप देख पा रहे हो कि जब माइनस एक्स पुट किया मैंने, तो एफ एक्स आ गया है। इसका मतलब क्या है कि ये एक जो है इवन फंक्शन हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। कभी भी अगर पहचाननी है कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो उस कंडीशन में आपको बस फंक्शन में माइनस वैल्यू पुट करके देख लो। अगर वो फंक्शन पॉजिटिव में बदल जाता है तो वो एक इवन फंक्शन हो जाएगा, और अगर नेगेटिव में बदल जाता है तो वो एक ऑड फंक्शन होगा। नेक्स्ट इज ऑड फंक्शन। तो यहां पर कुछ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बोल रखा है यहां पर। एन इवन फंक्शन इज अ सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। दिस मीन दैट इफ x, y lies on the graph, then minus x, y also lies on the graph। बातें ऐसी बोली गई ना यहाँ पर। देखो ये एक इवन फंक्शन है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है ना कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर क्या है, आपका एक इवन फंक्शन है। तो अगर इवन फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो लाइन हमारे पास आ रही है रेड वाली, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली लाइन है। यहाँ 0 पर मिलेगी, देन फिर वापस से ऊपर चढ़ेगी। तो अगर कोई भी पॉइंट आप लेते हो, ठीक है ना, इसमें आप यहां पर कोई भी पॉइंट मान के चलो कि ये एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट इधर भी तो माइनस वाले के साइड में भी तो एग्जिस्ट करेगी। देखो ये पॉइंट कौन सी है, यहां पर देखो 1 2 3 है ना, 0 1 2, ये 2 है, और यहां पर ये 5 है, तो ये 2,5 यहां पर है। तो आप देख पा रहे हो कि ये है जो माइनस का 2 है यहां पर, तो ये माइनस का 2,5 भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यही चीज तो इन्होंने बताया है कि अगर x, y लाई कर रहा है ना, तो माइनस एक्स, वाई भी तो लाई करेगा। तो x, y लाई कर रहा है, तो माइनस एक्स, वाई भी तो लाई कर रहा है। तो यही चीज इसमें जनरली बताया गया है। तो आशा करता हूं कि आप चीजों को विजुलाइज कर पा रहे हो, क्योंकि मैं कोई भी चीज बता रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि बस मैंने आपको स्लाइड बना दिया, पीपीटी बना दिया और वहां पर आपको सिर्फ बताया जा रहा है। आपको फील भी करवाया जा रहा है कि एक्चुअल में ग्राफ में इसको हम किस प्रकार से देख पाएंगे, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। अब आगे जाकर के हमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जहां पर आपको ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करनी पड़ती है। विदाउट ग्राफ आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अगर आप वैसे तो देखो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन हम एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा होगा, ये ध्यान रखना। और उस 3 घंटे में आपको लगभग 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। टोटल कितने रहते हैं, 120। अब कहोगे सर 120 में 60-50% अटेंड करनी है तो बहुत कम है। जी नहीं, ऐसा सुनने में लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर आपको कुछ वो 60 जो क्वेश्चन होंगे ना, वो 60 क्वेश्चन अगर आप एक एक करके सॉल्व करने जाओगे ना, तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा। आप 3 की जगह 6 घंटे भी आपको अगर दे दिया जाए तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए आपको कुछ चीजें ऐसी पता होनी चाहिए। आप फंक्शन पता होना चाहिए, आपको फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए, है ना, आपको फंक्शन के उन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप पता लगा पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, है ना। फंक्शंस के रूट्स के बारे में पता होना चाहिए, अलजेब्राइक है, ट्रांसडेंटल है, किस प्रकार का उसमें है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट आज आपको एक टॉपिक करवा रहा हूं और इसके 5 मिनट बाद इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके एग्जाम में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो टॉपिक करवा रहा हूं, ये टॉपिक एक्चुअल में ऐसा है, इंटर रिलेटेड है। ये टॉपिक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में काम आ जाएंगे, लीनियर अलजेब्रा में काम आ जाएंगे। रियल तो है ही, रियल में तो काम आने ही आने हैं। और क्वेश्चंस कभी कभी
डिफरेंशियल के क्वेश्चन में काम आ जाएंगे, कभी कभी लीनियर के क्वेश्चन में काम आ जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये पॉज जो है हमारा इवन फंक्शन था। इवन फंक्शन का ग्राफ में आप इस प्रकार से देख सकते हो कि ये दोनों ही जो एक्स एक्सिस होता है ये सिमेट्रिक होता है, देखो यहाँ पे, है ना, दोनों तरफ लाई करेगा, सिमेट्रिक अबाउट दी वाई एक्सिस। तो ये जो वाई एक्सिस आपको दिख रहा है, कहाँ चला गया, ये जो वाई एक्सिस आपको दिख रहा है, इस वाई एक्सिस के आपके क्या है, सिमेट्रिक है। मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि आप ये नोट्स आई थिंक यूज भी करेंगे, तो जब यूज करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पॉइंट्स को नोट कर देता हूं। देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 2,5 है, और ये जो पॉइंट है वो माइनस का 2,5 है। हर चीज ध्यान रखनी पड़ती है क्योंकि नोट्स आप लोग यूज करेंगे, मैं आपको दूंगा भी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इवन फंक्शन निकालने का, और मैंने वैसे भी निकाल करके दिखाई दिया है। आप डायरेक्ट माइनस एक्स पुट करो, प्लस माइनस का एक्स पुट करो तो प्लस का एक्स यहाँ पर आ जानी चाहिए, इवन है। इसको देखो यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पर भी ये जो है एक्स आ गया है। कॉस एक्स देखो, ये भी एक कॉस एक्स इवन फंक्शन होता है। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, प्लस का कॉस एक्स होता है। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस है वो हमारे क्या है, इवन फंक्शन है। मतलब हमने क्या किया, वही एफ एक्स के जगह पर जो एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है, हमने सिर्फ माइनस एक्स पुट कर दिया है और हमारे पास फिर से वापस एफ एक्स आ गया है। ऑड फंक्शन में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ माइनस एक्स का एक्स आना होता है। अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन में जितने भी होंगे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या कहता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या रहेगी, एन ऑड फंक्शन इज अ सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। मतलब जो ओरिजिन है उसके सिमेट्रिक होगा, समझ में आया। और मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर x, y पॉजिटिव में लाई कर रहा है तो माइनस एक्स, माइनस का y भी हमारा लाई करेगा, मतलब चीरती हुई जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, चलो दिखाते हैं कुछ इसके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन दिखाते हैं आपको। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से आपको मुझे लगता है कि ज्यादा समझ में आएगा। आप देख सकते हो कि ये एक्स क्यूब का हमारे पास ग्राफ है, एक्स क्यूब का हमारे पास ग्राफ है, और एक्स क्यूब का अगर हमारे पास ग्राफ है तो आप देख सकते हो कि ये नीचे भी इस प्रकार से, और जो है ओरिजिन के सिमेट्रिक है। मतलब ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और ओरिजिन के ऊपर इस प्रकार से, नीचे इस प्रकार से, तो ये हमारा ओरिजिन के सिमेट्रिक है। तो आप लोग इस प्रकार से इस ग्राफ को देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये मैं नोट कर दे रहा हूं यहाँ पे। और यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा, कोई भी फंक्शन जो है हमारा क्या है, अगर वो ऑड है तो मतलब देखो, अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया हो, एक्स क्यूब दिया हुआ है, और यहां पर मैं अगर माइनस का एक्स रखता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स का क्यूब हो जाएगा। और आपको पता ही है कि नेगेटिव कि यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस तो बाहर है ही, और एक्स क्यूब हमारे पास क्या है, एफ एक्स है, तो माइनस का एफ ऑफ एक्स आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। इस पर कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। दोनों फंक्शन बता दिया मैंने। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, कह रहा है कि an explicit function is a function in which the dependent variable y is expressed directly in the term of the independent variable x। समझ में आया। देखो, a function is explicit if it is written in the form this। तो मतलब हम देखो क्या करते हैं, explicit function में dependent variable y को हम डायरेक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, x के फॉर्म में। जैसे यहां पर है, देखो y को हमने x के उसमें x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो कि ये हमने y को x के फॉर्म में एक्सप्लेट कर दिया है ना, एक्सप्रेस कर दिया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, y इज इक्वल टू साइन x। मतलब y को हमने साइन के फॉर्म, x के फॉर्म में मतलब इसको कन्वर्ट कर दिया। y वाला फंक्शन था, लेकिन हमने x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये सारे के सारे इस टाइप के जितने फंक्शंस है वो एक्सप्लिसिट फंक्शंस है। मतलब आप कोई भी फंक्शन ले लो, मान के चलो कि y इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 5x प्लस 3x स्क्वायर, है ना, प्लस e टू द पावर x, इस प्रकार से। तो ये हमारे पास, मैंने क्या कर दिया, y के जो हमारे पास फंक्शन है उसको हमने x के फॉर्म में लिख दिया है ना। तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन था जो कि मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या है कि एन इम्प्लिसिट फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच x एंड y आर रिलेटेड बाय एन इक्वेशंस बट y इज नॉट आइसोलेटेड। y अलग नहीं होता है, मतलब एक इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखते हैं
इम्प्लिसिट फंक्शन को, और ये जो है मतलब यहाँ पर x और y साथ में रहता है। लाइक मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हमने यहाँ पर जो है लिख दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 25, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 e टू द पावर, मतलब एक्स और वाई साथ में ही रहना है। तो ये हमारा जो है एक प्रकार का क्या हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन में फर्क होता है। जहां एक्सप्लिसिट फंक्शन की बात किया जाएगा वहां हम y को x के फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। लेकिन जहां पर हम इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं वहां पर हम किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यहां पर हम जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दोनों को साथ में लेकर के चलते हैं, मतलब दोनों को पैरेलल लेकर के हम चलेंगे, ठीक है। तो इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो नाम से पता लग रहा है कि कोई भी फंक्शन है वो अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे 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 बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कहीं घटने का नाम ही नहीं ले रही है, तो उस कंडीशन में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब इसको समझना है मैथमेटिकली क्या है। अब फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल आई इफ, देखो अगर ये चीज देखना है यहां पर कि अगर देखो कोई भी 2 पॉइंट में ले रहा हूं, कंसेक्यूटिव 2 पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है कि एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है। तो यहां पर अगर मैं x1 ले रहा हूं, x1 जो है छोटी है x2 से, मतलब मैं पहला टर्म लिया है मैंने, पहला टर्म छोटा है, फिर दूसरा टर्म छोटे से थोड़ा बड़ा है, तीसरा टर्म और बड़ा है, चौथा टर्म और बड़ा है, तो मैंने ऐसे 2 टर्म लिया है, पहला टर्म छोटा है, दूसरा टर्म बड़ा है। तो उस कंडीशन में जो हम फंक्शन निकालेंगे ना, इस कंडीशन में पहला टर्म छोटा है, दूसरा टर्म बड़ा है, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन होगा पहले टर्म का फंक्शन, ये जो है छोटा है बराबर होगा दूसरे टर्म के फंक्शन से। फॉर एवरी x, x1, x2 बिलोंग्स टू इस इंटरवल में से आएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये इस प्रकार से आप अगर देखोगे तो ये जो है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब अब ऐसा कह सकते हो कि टर्म के बढ़ने से, है ना, मतलब हम जो है अगर एक नेचुरल नंबर के पाथ पर चल रहे, नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर मान के चलो कि एक पाथ है हमारा, जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं, ये एक हमारा पाथ है, मैं क्या कर रहा हूं, इस पाथ में मैं आगे बढ़ रहा हूं, ऐसा आगे बढ़ रहा हूं, तो जैसे मैं इससे पाथ में आगे बढ़ रहा हूं तो एक ग्राफ भी धीरे धीरे आगे ही बढ़ रही है, मतलब इधर भी आगे ही बढ़ रही है। तो उस कंडीशन में वो हमारा कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। यहां पर आप लोग इसको देख सकते हो। और इंक्रीजिंग फंक्शन का एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि मैं अगर इस पाथ में आगे बढ़ रहा हूं तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं यहां से डायरेक्ट ऐसे ही बताता हूं आपको मैं ऐसे बताता हूं, देखो यहां पर इस पॉइंट को अगर मिलाओगे तो देखो ये यहां पर मिल रहा है, इस पॉइंट को अगर आप मिलाओगे तो देखो यहां पर बढ़ रहा है, इस पॉइंट पर मिलाओ यहां पर बढ़ रहा है। मतलब आप जितना भी आगे बढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं पक्का आपका ग्राफ भी आगे ही बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है, आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। इसमें कोई डाउट है? डाउट है तो भैया एक बार कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप में आप लोग डायरेक्टली पूछ भी सकते हो अपना जो भी डाउट रहेगा ना। देखो डाउट का ऐसा है ना, डायरेक्ट आप उसमें ऐसा मत पूछ देना कि सर आप बताओ कि जो है ये कैसे हो गया। मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, पर्टिकुलर डाउट जो है ना वो आप व्हाट्सएप में रिटर्न में जरूर डालना, ठीक है, रिटर्न में डालना, रिटर्न में डालना उसमें, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली, और अगर हो सके तो आप लिख करके, क्योंकि मैथमेटिकल जो फॉन्ट है थोड़ा अलग है ना। जैसे आपको आर स्क्वायर लिखना है तो आप व्हाट्सएप में नहीं लिख सकते मेरे को, तो आपको क्या करना है, कोशिश ये करना कि आप एक पेपर में, एक वाइट पेपर ले लो या फिर जैसा भी पेपर ले रहे हो आप ले लो, ले करके उसमें आप हैंड रिटन में अच्छे से क्लियरली विजिबल हो, उसमें लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप में सेंड करो, ताकि मैं संडे को एक डाउट क्लियरिंग सेशन के थ्रू आपको डाउट जो है क्लियर करवाऊं, ठीक है। तो ये चलो कम टू द टॉपिक। अब यहाँ पर देखो आप जितना पॉइंट्स आप बढ़ा रहे हो ग्राफ भी आगे उतना ही ज्यादा बढ़ रही है। आप कहोगे सर नेगेटिव में भी, तो नेगेटिव में भी तो बढ़ ही रही है। आप यहाँ से देखो ना, यहाँ से देखो, जितना आप आगे बढ़ोगे उतना ही जो है ग्राफ भी आपका बढ़ ही रहा है।
ग्राफ भी उतना ही आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब पॉइंट के बढ़ने से फंक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक, क्लियर। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल आई। जब देखो अगर पहला टर्म, अब इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, पहला टर्म छोटा लिया था दूसरे वाले टर्म से। अब पहला टर्म जो है यहां पर देखो ये इस प्रकार से है ना, पहला टर्म हमने छोटा लिया था दूसरे टर्म से। अब यहां पर देखो कि पहला टर्म हम क्या कर रहे हैं, छोटा ले रहे हैं दूसरे टर्म से। और जब ऐसा होने पर, ऐसा कंडीशन अगर मैं ले रहा हूं, मतलब मैं ग्राफ में क्या कर रहा हूं, आगे तो बढ़ रहा हूं, लेकिन उस कंडीशन में जो ग्राफ है ना वो नीचे डाउनफॉल में जा रहा है ना, डाउनफॉल में जा रहा है। देखो फंक्शन x1 जो है बड़ी है फंक्शन x2 के, जितनी बड़ी वैल्यू होंगी वो उतना लेस होगा। तो इस प्रकार से जो है हम समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला भी एक कंडीशन है यहाँ पर, ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना। अगर यहाँ से इक्वल टू का साइन हट जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाएगा, है ना। जैसे ये आप देख सकते हो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, कहीं कोई रुकावट नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर देखो अगर मैं इक्वल टू का साइन हटा दूं तो ये स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग कर जाएगा। यहाँ पर इस फंक्शन को आप देख सकते हो कि अगर y इज इक्वल्स टू माइनस का x में लेता हूं तो इसके जो ग्राफ है ना वो देखो अब हर बार जो है क्या हो रहा है, गिर रहा है। देखो ये हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, जितना आगे बढ़ रहे हैं तो ये देखो ग्राफ डाउन में जा रहा है। क्लियर, ये आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ग्राफ डाउन में जा रहा है, ये आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ग्राफ डाउन में जा रहा है, ये आगे बढ़ रहे हैं तो ग्राफ डाउन में जा रहा है। ऐसे ही यहां पर भी आप देख सकते हो। अब जितना आगे बढ़ोगे ग्राफ धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन में जा रहा है। देखो यहां से देखो आप, है ना, यहां से देखोगे तो आप ये देखो ग्राफ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाउन में चला होता जाएगा, है ना। ये देखो धीरे धीरे डाउन जा रहा है ना, ऊपर से नीचे की ओर। ये देखो हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे इस साइड से तो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। तो ये फंक्शन है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। मैंने बहुत सिंपल फंक्शन लिया है और लेने का पर्पज यही है कि आपको विजुलाइज करवा पाऊं ग्राफिकली। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पोजिट ऑफ अ फंक्शन। तो देखो फंक्शन का कॉम्पोजिट आपने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ रखा है कि जैसे हम गॉफ या फॉग हम निकालते थे तो वही चीजें हैं। दो फंक्शन को मतलब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। देखो द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वन फंक्शन टू द आउटपुट ऑफ अनदर फंक्शन। मतलब आप एक फंक्शन है, इस फंक्शन के आउटपुट में आप दूसरा फंक्शन भी लगा देते हो। ये जैसे एक फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन बना रहा है और इस फंक्शन के आउटपुट क्या है, यही है, और इसके आउटपुट में हमने दूसरा फंक्शन को डाल दिया है। मतलब एक मशीन, जैसे मैंने फंक्शन को समझाया था, एक मशीन है ना। मशीन मतलब यहाँ से निकल रही है, कुछ पैसा वाला छापने वाला मशीन बताया था मैंने, और यहाँ पर एक दूसरा मशीन आपने क्या कर दिया, फिट कर दिया है। मतलब एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि भाई नल से पानी निकल रही है और उसमें हमने फिल्टर लगा दिया है, क्योंकि नल भी एक प्रकार का मशीन है ना। या फिर आप जो मोटर यूज करते हैं हम जनरली, वो मोटर भी एक प्रकार का मशीन ही है जिससे हम पानी निकाल रहे हैं, निकाल करके उसको हम दूसरे फिल्टर में डाल रहे हैं। तो वहां पर फंक्शन को, जो फंक्शन का आउटपुट है, उस आउटपुट में एक फंक्शन और फिट कर देते हैं, तो वो जो है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो जाता है। फंक्शन को मैंने आपको रिलेट करवाया था एक मशीन से। अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो पहले लेक्चर में आपको ये सारी चीजें क्लियर होगा कि फंक्शन इज लाइक वर्क लाइक अ मशीन। एक समझने के लिए एक डेफिनेशन मैंने आपको ये चीज बना के बताया था। तो एक मशीन के मुंह के सामने जहां से मशीन का आउटपुट है, जैसे एक नल है या मोटर है, मोटर से पानी निकल रही है और पानी के मुंह में मैंने फिल्टर लगा दिया, फिल्टर होकर के पानी निकल जाता है। तो ये कंपोजिशन हो गया। किसका कंपोजिशन है? अब यहाँ पर हम मशीन लगा रहे हैं तो कंपोजिशन और मशीन बोलेंगे, लेकिन वहीं पर अगर हम फंक्शन यूज कर रहे हैं तो फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं एक मोटर लगा रहा हूं, एक मोटर है और ये मोटर क्या कर रही है, पानी खींच रही है, ठीक है, और पानी खींच करके इधर से पानी निकाल देती है। ठीक है, यहां से पानी खींच रही है और पानी यहां से जो है, जो पानी यहां से निकलेगी, अब मैंने क्या कर दिया है, इसको बाहर निकलने नहीं दिया है, सॉरी, इसको बाहर निकलने नहीं दिया। मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक जनरली फिल्टर यूज कर दिया है।
क्या कर दिया है, ताकि पानी मुझे साफ मिल जाए, फिल्टर। अब पानी जो है यहां से निकलेगा। तो एक मशीन ये हो गया, एक दूसरी मशीन ये हो गई। तो यहां पर क्या कह सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ मशीन। ठीक है, ये कंपोजिशन ऑफ मशीन हो गया। फिर फिल्टर से पानी निकलेगी साफ होकर के एकदम। तो यहां पर ऐसे ही अगर मैं इसको एक फंक्शन बोल दूं एफ ऑफ एक्स, और इसको मैं एक फंक्शन बोल दूं जी ऑफ एक्स, तो मैंने क्या कर दिया, एफ ऑफ एक्स जहां से आउटपुट होगा ना वहां पर मैंने दूसरा फंक्शन फिट कर दिया। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया। और इसी को ही जैसे कि अगर यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जी ओ एफ लिख रहा हूं मैं, तो जी ओ एफ को मैं किस प्रकार से लिखूंगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है लिखेंगे। द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वन फंक्शन टू द आउटपुट ऑफ अनदर फंक्शन। अगर एफ ए से बी में एक फंक्शन है और जी बी से सी में एक फंक्शन है, टू बी फंक्शंस, द कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ डिनोटेड बाय जी ओ एफ। जी एंड एफ का जो फंक्शन होगा उसको हम जी ओ एफ से दिखाएंगे। इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। अब देखो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये फंक्शन जो है यहां से इस पानी तक का एक फंक्शन बन जाएगा। समझ में आया? इस पानी से ये गंदा पानी मान के चलो, मोटर जो है गंदा पानी निकाल रही है, गंदा पानी से अच्छे पानी का एक फंक्शन बन जा रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहां पर आप समझ सकते हो कि ए से बी में एक फंक्शन है, ए से बी में एक फंक्शन है और बी से सी में एक फंक्शन है। लेकिन जब मैं कंपोजिशन कर रहा हूं तो ए से सी में जो है एक फंक्शन बन जाएगा। मतलब ये जो गॉफ बन रहा है ना हमारा, ये गॉफ हमारा बन रहा है ए टू सी। ये चीज को आपको मुझे लगता है कि मैं अच्छे से समझा पाया हूं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास 2x + 1 दिया है और जी एक्स हमारे पास x² दिया है। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स मतलब जी के मुहाने में हम एफ एक्स को रख देंगे। एफ एक्स क्या है, 2x + 1 है, और जी क्या है हमारे पास, x² है, मतलब 2x + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर देखो एफ ओ जी एक्स, तो एफ के मुहाने में जी एक्स है, तो जी एक्स हमारे पास क्या है, x² है, और ये फंक्शन हमारा f का फंक्शन है, तो f हमारे पास क्या है, 2x² प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम फंक्शन को रिलेट कर सकते हैं, मतलब कोई दो फंक्शन का कंपोजिशन। आइडेंटिटी फंक्शन देखो, आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि 1 का 1 के साथ मैपिंग होगा, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और 4 का 4 के साथ ही जो है हमारा क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा। जनरल मैपिंग है ये। ठीक है, मतलब कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, लेट ए बी अ सेट, a function f a to a is called an identity function if fx जो है x के ही बराबर आ जाए, हर x जो है a के अंदर के लिए बराबर हो जाए। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय आइडेंटिटी ऑफ a, है ना, या फिर IDA से भी हम इसको दिखाते हैं। तो ये एक a सेट है हमारे पास। देखो फंक्शन 1 जो है 1 पर गया है, फंक्शन 2 जो है 2 पर गया है, फंक्शन 3 जो है 3 पर गया है, फंक्शन 4 जो है 4 पर गया है। तो इस प्रकार से जो है एक आइडेंटिटी फंक्शन हमारा बन गया है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन हमारा बन गया है। देखो आप लोग लेक्चर्स देख भी रहे हो और आपको कहीं ना कहीं इससे हेल्प हो भी रहा है, तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट रहना पड़ता है, और वो मोटिवेशन मुझे तभी मिलता है जब आप चैनल के साथ जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं, साथ ही साथ आप कमेंट्स वगैरह इसमें आप प्रॉपर तरीके से करते हैं। आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कहीं पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपको, मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कई सारे बच्चे जो है मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत मतलब क्रेजी भी है पढ़ने के लिए, वो चाहते हैं कि हम पढ़ें। कुछ लोगों ने तैयारी छोड़ दिया है बीच में, और उसके बावजूद जो है उनको लग रहा है कि नहीं, फिर से एक बार हमें तैयारी करनी चाहिए दिसंबर 2026 की। तो ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैसेज भी आते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है कि आप लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप लोग चैनल के साथ भी जुड़े, इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने दोस्त के इसको शेयर भी करिए, ताकि मेरे को थोड़ा अच्छा भी लगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी रहता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए कांस्टेंट फंक्शन ना, देखो कोई भी एक नंबर पर ही मैप हो जाता है। मतलब क्या है कि अगर मैं A constant function is a function that maps every element of domain towards same element। मतलब अगर मैं एक फंक्शन ले रहा हूं यहां पर, ठीक है,
और यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, यहाँ पर 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 एक, यहाँ पर एक। तो ये भी इस पर जाएगा, ये भी इस पर जाएगा, ये भी इस पर जाएगा और ये भी इस पर जाएगा, मतलब सेम नंबर पर जो है वो मैप हो जाएगा। मतलब एफ ऑफ एक्स जो है एक नंबर सी है और सी पर ही जो है वो मैपिंग होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस एग्जांपल के माध्यम से, ए सेट ये है, एक बी सेट ये है, और एफ ऑफ एक्स 5 पर गया है, 1 5 पर गया है, 2 5 पर गया है, 3 5 पर गया है, 4 भी 5 पर गया है। तो देखो सारा का सारे जो है मैपिंग किस में हो रहा है, 5 पर जाकर के हो रहा है। तो जब 5 पर जाकर के हो रहा है देन इस कंडीशन में आप इस चीज को ऐसा समझ सकते हो कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। इनवर्स ऑफ फंक्शन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। लेट एफ ए टू बी अ फंक्शन, द फंक्शन एफ इज सेड टू हैव ए इनवर्स इफ देयर एग्जिस्ट एफ इनवर्स जो है बी टू ए में। देखो होता क्या है, अगर एक एफ है ना, बी गलत हो गया, मिटाते हैं इसको, चलो मान के चलो ए से बी में मैपिंग हो रहा है, तो इनवर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, बी टू ए, वापस बी टू ए में जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो इनवर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं बी टू ए में। अगर एफ ए से बी में मैपिंग हो रहा है तो इनवर्स जो है बी से ए में मैपिंग हो जाएगा। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो एफ इनवर्स ऑपरेशन जो एफ होता है ना, वो आइडेंटिटी हमें मिलता है, ठीक है। एफ इनवर्स एफ जो मिलता है ना वो आइडेंटिटी मिलता है, और आइडेंटिटी पता है आपको क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं पर वैसे नोट भी नहीं करवाया मैंने, लेकिन जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना वो हमेशा 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, ठीक है। सो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी आपको बताया मैंने, चलो कहां पर बताया मैंने, ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो है हमें सब एक नोट के तौर पर आप लोग इसको लिखना, आइडेंटिटी फंक्शन is 1 1 is 1 1 एंड ऑन टू। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना कि अगर एफ इनवर्स ऑपरेशन एफ करते हैं तो आइडेंटिटी ऑफ ए के बराबर आता है, और एफ ऑपरेशन एफ इनवर्स अगर करते हैं तो आइडेंटिटी ऑफ बी के बराबर आता है। और जो आइडेंटिटी ऑफ ए आइडेंटिटी ऑफ बी जो है ये आइडेंटिटी फंक्शन है ए और बी के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैंने एक फंक्शन यहाँ पर लिया है, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ मैपिंग हुआ है, इसको मैं दिखा देता हूँ। 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ अगर मैपिंग हुआ है, अगर एफ एक फंक्शन है ए से बी में, तो इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, बी के ए का 1 के साथ हो जाएगा, बी का 2 के साथ हो जाएगा, सी का 3 के साथ हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो ये है ना आइडेंटिटी ऑफ ए के बराबर आया है। एफ इनवर्स ऑपरेशन एफ अगर मैं कर रहा हूं तो आइडेंटिटी ऑफ ए के बराबर आया है, और एफ इनवर्स एफ ऑफ एफ इनवर्स अगर करेंगे तो आइडेंटिटी ऑफ बी के बराबर आएगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने की प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, देख लीजिएगा इसको यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, देखो इक्विवेलेंटली अगर मैं एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स में अगर करता हूं तो x के बराबर आ जाता है, ठीक है। और एफ इनवर्स एफ ऑफ एफ इनवर्स y अगर करते हैं तो y के बराबर आ जाता है। तो ये हमारा देखो सिंपल सा है, अगर इनवर्स फंक्शन अगर आपको निकालना है, कोई फंक्शन है उसका इनवर्स है या नहीं है, इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो उसका बाइजेक्शन होना बहुत जरूरी है। बाइजेक्शन का मतलब क्या है कि 1 1 भी हो, इंजेक्टिव भी हो और सब्जेक्टिव भी हो, ऑन टू भी हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है नोट, अ फंक्शन एफ ए टू बी हैज एन इनवर्स इफ एंड ओनली इफ एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है कि वो फंक्शन हमारा क्या हो जाए, 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, है ना। 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे, और वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्टेबल हो जाएगा। बहुत काम की चीज है, इसको आप नोट जरूर कर लेना। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप पढ़िए। देखो एफ ए टू बी एक फंक्शन है, देन जो एफ इनवर्स फाई है ना वो फाई के बराबर हो जाता है। मतलब फाई का अगर हम इनवर्स फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन निकालना चाहते हैं तो फाई होगा। एफ इनवर्स बी जो है ए के बराबर हो जाएगा अगर इसके है तो, समझ में।
एफ इनवर्स क्या निकाल रहे हैं हम, बी का निकाल रहे हैं, तो बी जो है ए के बराबर हो जाएगा। एफ इनवर्स यूनियन ऑफ आई, आई थी यूनियन है, ठीक है, आर्बिट्री यूनियन हम कह सकते हैं, जो बी आई वाले फंक्शन है तो यूनियन बाहर आ जाएगा और सारे के सारे फंक्शन के इनवर्स आ जाएंगे, ठीक है। और इंटरसेक्शन के लिए सेम वही केस है, और कॉम्प्लीमेंट के लिए भी जो है बाहर आ जाता है इनवर्स। हमेशा ध्यान रखना, अगर b1 b2 के सबसेट है तो b1 का जो इनवर्स है वो b2 के इनवर्स के सबसेट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको बता दिया है, बहुत काम की प्रॉपर्टीज है, इसको नोट डाउन कर लेना। मॉडुलस फंक्शन, देखो मॉडुलस फंक्शन वो फंक्शन होता है जो आपको हमेशा के लिए पॉजिटिव वैल्यू दे देता है, वही आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और इसका ग्राफ जो मॉडुलस फंक्शन का ना, वो हमेशा के लिए इस टाइप से रहता है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपने बहुत सी चीजें पढ़ा है जब आप क्लास 12th में, तो आपने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा है। तो कमेंट में आप लोग बताना है क्या मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूं। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो भी क्यों है। तो क्यों का जो रीजन है ना, आपको सबसे पहले अगर देखो ऐसे आंसर करना आप, क्योंकि बहुत ज्यादा लिख नहीं पाओगे आप। अगर यस एंड नो में आंसर देना है, अगर यस में दे रहे हो तो आप नीचे रीजन जरूर लिखना, नो में दे रहे हो तो आप रीजन जरूर लिखना, ठीक है। ये मॉडुलस फंक्शन है, बहुत काम का फंक्शन है। ये देखो यहाँ पे शार्प आ रहा है ना, शार्प एज आ रहा है, तो बताना जरूर आप कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, कुछ प्रॉपर्टीज मिसिंग लग रही है। कुछ प्रॉपर्टीज इसमें जो है मिसिंग लग रही है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर स्लाइड में डाला तो था, लेकिन ये प्रॉपर्टी गायब कैसे हो गई है। कोई नहीं, मैं यहाँ से देख करके आपको थोड़ा सा विजुलाइज करवा देता हूँ, ठीक है। देखो कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वैसे तो है इसमें प्रॉपर्टी, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। चलो, कहीं नेक्स्ट स्लाइड में तो नहीं गया ना, नेक्स्ट स्लाइड में भी नहीं है। चलो यहीं पे लिखवा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर क्या है, दो प्रॉपर्टी, बस इसको लिख लेना यहाँ पे, कि अगर मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई है तो ये जो है ग्रेटर होता है मॉडुलस ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस वाई। मॉडुलस के अंदर है ये, ध्यान रखना, ठीक है। मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस प्लस माइनस वाई जो है लेस देन होता है मॉडुलस ऑफ एक्स और प्लस का मॉडुलस ऑफ वाई। ये दो प्रॉपर्टी है, इसको नोट डाउन कर लेना। 1 2, इसको आप 3 कर लेना, इसको आप 4 कर लेना। ऐसा है ना, देखो ये तो मैं डाल ही दूंगा, लेकिन अगर इसका प्रॉपर्टी मुझे, क्योंकि हो सकता है स्लाइड में यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो मैं बाद में इसको देख लूंगा एक बार। अगर वैसा कुछ प्रॉपर्टीज में और भी डाला था, अगर दिख जाए तो फिर बता देंगे आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, वो सारी चीजें बता दूंगा मैं, क्योंकि लेक्चर एक नहीं है, कई सारे लेक्चर अभी तो और भी लेना है, अभी तो स्टार्टिंग है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। देखो काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी, देखो यही चीज हम करने वाले थे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। देखो सबसे पहले तो हम सीखते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? Two sets A and B are said to be equivalent if there exists a 1-1 and on-to biject from function from A to B. Mathematically, equivalent set को हम जो है A is equivalent to B इस प्रकार से हम दिखाते हैं, ठीक है। और जो ये फंक्शन है ना हमारा, there exist, तो एक फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा A से B में, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव होगा। ये जो F है ना, बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं। दस इक्विवेलेंट सेट हैव द सेम कार्डिनलिटी, मतलब जो इक्विवेलेंट सेट होता है ना, उसका कार्डिनलिटी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइज करवाता हूँ। देखो यहाँ पर ना क्या एक्चुअल में बताया गया है बताया ये गया है कि जो इक्विवेलेंट सेट होता है उसकी कार्डिनलिटी हमेशा सेम होती है, मतलब दो सेट है वो इक्विवेलेंट है,
ना, इसको मैं तभी तो कह रहा हूँ इक्विवेलेंट की, ये A इज इक्विवेलेंट टू B जब इन दोनों की जो कार्डिनलिटी वो सेम है। देखो सबसे पहला तो इक्विवेलेंट होने के लिए एक तो हमारे पास फंक्शन 1 1 होना बहुत जरूरी है, फंक्शन 1 1 होना बहुत जरूरी है। तो जब फंक्शन हमारा 1 1 है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन अगर 1 1 है इसका मतलब क्या है, फंक्शन अगर 1 1 है तो जो A की कार्डिनलिटी है ना वही A सेट की, वो हमेशा के लिए छोटी है बराबर होनी चाहिए B की कार्डिनलिटी से। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया है, देख लेना इसको अच्छे से, अगर देखा है तो तभी आपको पता रहेगा वरना नहीं रहेगा। और दूसरा जो है ना वो ऑन टू होना चाहिए। तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है कि जो A की कार्डिनलिटी है वो हमेशा के लिए बड़ी होनी चाहिए B की कार्डिनलिटी से। क्लियर, B की कार्डिनलिटी से। तो अगर मैं इसको और इसको मिला दूं तो क्या बनेगा, A की कार्डिनलिटी B की कार्डिनलिटी के बराबर मिलेगा। तो बस इसीलिए कहा जा रहा है कि फंक्शन इक्विवेलेंट कब होगा, कोई भी सेट है इक्विवेलेंट कब होगा, जब उनकी कार्डिनलिटी हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर देखते हैं काउंटेबल सेट, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके ना मैं अभी बहुत सारा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा आज इस लेक्चर में, तो आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया है। काउंटेबल सेट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, और इसके इतने सारे क्वेश्चंस है ना वो मैं आपको एक एक करके करवाऊंगा तो आपको सारी चीजें पता लगेगा। देखो क्या कह रहे हैं काउंटेबल सेट के लिए, अ सेट ए इज कॉल्ड काउंटेबल इफ इट इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। तो देखो कोई भी सेट है वो काउंटेबल कब कहता है, जब या तो वो फाइनाइट हो या तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो देखो फाइनाइट का मतलब क्या है, फाइनाइट नंबर जिसमें हम काउंटिंग कर सकते हैं, मतलब जैसे कि 1 2 3 4 और 5 है कि नहीं, तो ये हमारे पास जो है क्या हो गया, एक फाइनाइट नंबर हो गया। और काउंटेबली इनफाइनाइट मतलब क्या है, देखो ऐसा नंबर, ऐसा सेट है जिसको, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट तो कर सकते हैं लेकिन वो इनफाइनाइट होते हैं। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं लेकिन वो इनफाइनाइट होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट हो गया 1 2 3 4, हम इसको सीरीज में काउंट तो कर पा रहे हैं लेकिन इनफाइनाइट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो काउंटेबल सेट क्या होता है, काउंटेबल सेट वो सेट होता है या तो फाइनाइट सेट हो जाए या तो काउंटेबल इनफाइनाइट हो जाए, दोनों ही कंडीशन अगर है तो वो काउंटेबल सेट के अंडर में है। ठीक है, और जो दोनों के अंडर में नहीं आएगा वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो इक्विवेलेंटली हम कह सकते हैं कि अ सेट इज काउंटेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। मतलब ये हो गया कि n से a में एक मैपिंग कर जाना चाहिए। ठीक है, एक ये वाला मैपिंग एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, मतलब 1 1 और 1 2 अगर है, कोई भी फंक्शन है अगर 1 1 1 2 मैपिंग बन पा रहा है तो उस कंडीशन में हम उस सेट को काउंटेबल सेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, कभी कभी हमें इसकी जरूरत भी पड़ेगी कि हम नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई आपको बस कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर दे दिया है, नहीं, क्वेश्चन का लेवल होता है। तो उस दौरान जो है आपको अगर काउंटेबल सेट का सिर्फ एक ही डेफिनेशन आपने याद कर रखा है कि फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट है तो काउंटेबल हो जाएगा, तो भैया माफ कर देना, आप बिल्कुल भी कुछ भी एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको साथ में ये भी सीखना पड़ेगा कि इस प्रकार का एक जो है मैपिंग फंक्शन जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, समझ में आया, एक 1 1 और एक ऑन टू फंक्शन में एग्जिस्ट करना चाहिए। n जो है नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर से उस सेट में, तो देखो अ सेट इज काउंटेबल इफ द एलिमेंट कैन बी लिस्टेड एज दिस, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम उसको लिस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने ये सेट बताया आपको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। सो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट अपीयर एग्जैक्टली 1 इन द लिस्ट, तो सिर्फ एक बार ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डिनलिटी ऑफ काउंटेबल सेट। तो कार्डिनलिटी काउंटेबल सेट का क्या होता है, एवरी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हैज कार्डिनलिटी अलिफ नॉट। इसको क्या बोलते हैं हम, अलिफ नल भी बोलते हैं, नॉट भी बोलते हैं, क्योंकि जीरो लगा हुआ है तो नॉट भी बोलते हैं। तो ये क्या था, वेयर अलिफ नॉट इज द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर, ये एक कार्डिनल नंबर है, इसको हम ट्रांसफाइनाइट नंबर ही बोलते हैं। ये जो है अलिफ नॉट, तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, तो आप देख लीजिएगा ये बना हुआ है वैसे सैम्बल।
तो इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर हो गया ये। नेक्स्ट मैंने कुछ यहाँ पर आपको रिमार्क में बता रहा हूँ, देखो, टू सेट्स आर सिमिलर इफ देयर कार्डिनलिटी आर इक्वल। तो दो सेट है और उन दोनों सेट को हम सिमिलर सेट तभी बोल सकते हैं जब उनके कार्डिनलिटी क्या है, इक्वल होंगे। एवरी सेट ऑफ इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ, मतलब जो जैसे एक सेट है ना, ये ए सेट खुद पर तो इक्विवेलेंट होगा ही, मतलब ए को ए के इक्विवेलेंट तो मैं कह ही सकता हूं। और दो सेट है, जैसे मान लो चलो एक ए सेट है, इसके लिए बता रहा हूं, एक ए सेट हो गया और एक सेट हो गया बी, और दोनों सेट हमारा सिमिलर तब होगा जब इनकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएंगी, हमारी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो एवरी सेट इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ, मतलब ये एक सेट ए है और ये ए के खुद का तो इक्विवेलेंट हो ही जाएगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट the main difference between a finite set and infinite set is that every infinite set is equivalent to at least one of its proper subset, whereas the finite set can never be equivalent to any of its proper set। देखो क्या बोला है, थोड़ा सा लिखा हुआ है, मैंने पढ़ के सुना दिया, लेकिन आपको आई थिंक समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूं। देखो एक फाइनाइट सेट है, मान के चलो हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट सेट है, और ये जो फाइनाइट सेट है मान के चलो वो सेट ए है, और इसका एक प्रॉपर सबसेट ले लेता हूं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इस प्रकार से हो, इक्वल का साइन ना हो, तो ये एक प्रॉपर सबसेट है ए का। तो देखो ए की कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है, बी की कार्डिनलिटी कितनी है, 2 है। अब दोनों कार्डिनलिटी सेम नहीं है, तो देखो क्या हो रहा है, ये जो है हमारा क्या है, ये जो है हमारा दोनों में डिफरेंस इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सेट जो है हमारा इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है अगर एक फाइनाइट सेट है। देखो फाइनाइट सेट के लिए बोला गया है कि अगर एक सेट है और उसका एक प्रॉपर सबसेट लिया जा रहा है तो कभी भी ये आपस में इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है। ये पहचान है फाइनाइट सेट के लिए, मेन डिफरेंस है ये, ठीक है। ये बहुत मतलब डेप्थ वाला चीज है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि अगर एक फाइनाइट सेट है तो उस सेट का अगर प्रॉपर सबसेट लिया जाता है तो वो कभी भी आपस में इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। यही चीज यहां पर बताया है। क्या, द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट इज दैट एवरी, देखो यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, इज दैट एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। ये तो आपके इनफाइनाइट के लिए बताया। वेयर एज यहां से देखो, a finite set can never be equivalent to any of its proper subset। आप कोई भी फाइनाइट सेट उठा करके देख लो, वो जो है उसके प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट कभी भी नहीं हो सकता है। अब कहोगे सर इनफाइनाइट सेट के लिए बता दो, तो देखो इनफाइनाइट सेट के लिए भी है, एक नेचुरल नंबर का सेट है। अब मैंने इसमें से क्या कर लिया, एक प्रॉपर सबसेट ले लिया जो कि है इवन नंबर का सेट, और एक फंक्शन, देखो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ना, जो है 2n वाला फंक्शन बन गया है, तो बाइजेक्शन है। तो जब बाइजेक्शन है तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो है क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों सेट हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। देखो इसकी कार्डिनलिटी अगर देखा जाए, इनकी कार्डिनलिटी जो है अलिफ नॉट होता है, और इवन नंबर है, इसका भी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होते हैं। तो ये जो है क्या हो जाएगा, हमारा दोनों के कार्डिनलिटी सेम है। जब दोनों कार्डिनलिटी सेम है तो वैसे ही हमारा जो है इक्विवेलेंट सेट हमारा बन जाएगा। समझ में आया। लेकिन यहाँ पर देखो एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये 1 1 1 2 फंक्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो नोट है ना, काफी अच्छा नोट है कि मेन डिफरेंस क्या है, कि दोनों में मेन डिफरेंस जो है, मेन डिफरेंस बिटवीन अ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट इज दैट एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट एटलीस्ट वन ऑफ, मतलब जितने भी इनफाइनाइट सेट जाएंगे ना, वो उसके एक प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट तो हो ही जाएगा, एटलीस्ट एक प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट बनेगा ही बनेगा। समझ में, इसलिए यहां पर ये कहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट, वेयर एज अ फाइनाइट सेट कैन नेवर बी इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। जबकि फाइनाइट जो सेट होंगे ना, वो कभी भी इक्विवेलेंट नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास, सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज अ फाइनाइट। तो फाइनाइट सेट का जो सबसेट होगा ना, वो फाइनाइट होगा।
एम्पटी सेट इज कंसिडर्ड एज अ फाइनाइट सेट। जो एम्पटी सेट होता है उसको फाइनाइट सेट कंसिडर करते हैं, ये आपको पता ही है। एंड कार्डिनलिटी ऑफ एम्पटी सेट इज जीरो। तो एम्पटी सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो हमेशा के लिए क्या होती है, जीरो होती है। ये बता दिया मैंने आपको। देखो इस स्लाइड में देखो कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा अच्छा है यहाँ पे देखो, मैंने बताया है इसको, ये कार्डिनलिटी के बारे में बताया है। देखो एक फाइनाइट सेट होता है ना, जो फाइनाइट सेट होता है उसमें हमारा एन एलिमेंट होता है, मतलब एन एलिमेंट मतलब हमें पता होता है कि वो कितना एलिमेंट है ना। तो देखो एग्जांपल के तौर पर ये एक फाइनाइट सेट हमने लिया है, एनी सेट विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, जब इसकी कार्डिनलिटी हमारी एन हो जाती है, नेचुरल नंबर। मतलब देखो जो भी है ना, देखो अगर मान के चलो कि एक सेट में ले रहा हूं, क्या कर लिया है, पेन टूल ले लेता हूं ना। मान के चलो कि एक सेट ले रहा हूं मैं ए, 1 2 3 4 5, तो इसकी कार्डिनलिटी के 5 एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो फाइनाइट सेट जितना नंबर एलिमेंट होगा उसकी कार्डिनलिटी उतनी होती है। उसके बाद मैं अगला बात करता हूं, मैं बात करता हूं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 इस प्रकार से होते हैं, और ये सारे के सारे आपको पता है कि ये है ना। इसकी लिस्टिंग हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो अलिफ नॉट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कार्डिनलिटी ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट फाइनाइट कार्डिनलिटी, समझ में आया, स्मॉलेस्ट फाइनाइट कार्डिनलिटी। होल नंबर में देखो ये 0 1 2 3 है, अब इसको इस प्रकार से लिस्टिंग कर सकते हैं। इसकी भी कार्डिनलिटी क्या होता है, अलिफ नॉट होती है। और ये देखो अब अलिफ नॉट का मतलब क्या है कि अगर काउंटेबल है तो उसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होंगी। ये अभी मैंने जस्ट आपको बताया ना, कार्डिनलिटी ऑफ काउंटेबल सेट, कार्डिनलिटी ऑफ काउंटेबल सेट विच इज अलिफ नॉट, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर नेक्स्ट इसमें देखो, आप देखो जो W आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, वो इक्विवेलेंट है किसके, नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है। तो अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट बन रहा है तो उस कंडीशन में वो भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, वो भी जो है हमारा काउंटेबल सेट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, समझ में, नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट बन रहा है। और इक्विवेलेंट क्या है कि दोनों कार्डिनलिटी सेम हो, है ना, दोनों कार्डिनलिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। इंटीजर्स क्या है, अब ना आपके दिमाग में ना, अभी अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चन दौड़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि आपके साथ अभी क्या क्या होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि सर आप तो बता रहे हो कि भाई नेचुरल नंबर की इक्विवेलेंट होल नंबर है, लेकिन होल नंबर में तो 0 भी है, लेकिन इतना इक्विवेलेंट कैसे हो जाएगा। देखो एक नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विवेलेंट का मतलब यही होगा। देखो हम, अब मैंने दो चीज बताया ना कि काउंटेबल होने के लिए दो कंडीशन होते हैं, तो फाइनाइट हो जाए और एक काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाए। तो ये काउंटेबली इनफाइनाइट के केस में ना हम जो है ये देखते हैं कि नंबर को हम लिस्टिंग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो जब नंबर को लिस्टिंग कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में वो जो है हमारा काउंटेबल हो जाएगा और वो इक्विवेलेंट भी बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो इंटीजर के साथ भी सेम केस रिपीट होता है। इसकी लिस्टिंग हम इस प्रकार से कर सकते हैं और इसका भी अलिफ नॉट होता है और ये भी नेचुरल नंबर की इक्विवेलेंट। ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई सेट है और वो अगर नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है, नेचुरल नंबर की इक्विवेलेंट है, तो उस कंडीशन में हम जो है उसको काउंटेबल सेट बोल सकते हैं। समझ में आया। अगर कोई भी नंबर नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है तो उस कोई भी सेट नेचुरल नंबर के सेट के इक्विवेलेंट है तो उसको हम काउंटेबल सेट बोल सकते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, नोट डाउन जरूर कर लेना, एक बार नोट कर लीजिए। इफ एनी सेट, any countable infinite, any set is equivalent to natural number, any set is equivalent to natural number, then it is called countable set। ठीक है। तो ये चीज तो यहां पर था, कुछ छूट तो नहीं रहा, एक बार मैं देख लेता हूं क्योंकि कभी कभी ना अभी एक स्लाइड में जैसे मिस्टेक थोड़ा सा हुआ था, वो चीज मैं देख रहा हूं कि दोबारा कोई रिपीट ना हो जाए। पर चेक कर लेता हूं, मेरे को चेक करने दीजिए एक बार, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो नेक्स्ट है इवन नंबर। तो इवन नंबर भी देखो n से ही तो बना है ना, n से 2n में बना है। तो पहले तो देखो अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट लेता हूं, देखो यहां पर आप इस चीज को देखो हमने क्या लिया है, नेचुरल नंबर में से, पेन टूल सेलेक्ट करना है, नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और इसमें से हमने सिर्फ ये अगर n है तो हम 2n ही तो ले रहे हैं ना, सारे के सारे 2 का मल्टीपल वाले नंबर ले रहे हैं। तो अगर ये हमारे पास जो है, अगर ये हमारे पास जो है क्या है, ये अगर हमारे पास नेचुरल नंबर अगर हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर हमारे पास काउंटेबल है, तो नेचुरल नंबर से बना कोई भी जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, अलिफ नॉट हो जाएगा उसका। ठीक है। ऑड नंबर भी वही नेचुरल नंबर से बना है तो इसका भी सेम वही हो जाएगा। क्लियर। प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर भी कहीं ना कहीं हमारा नेचुरल नंबर के सेट में से आ रहा है, तो ये भी हमारा जो है अलिफ नॉट हो जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर हमारे पास बन रहे हैं। रैशनल नंबर ध्यान रखना, जो रैशनल नंबर होते हैं ना वो भी हमारा क्या होता है, काउंटेबल होता है, इसे ध्यान रखना। इरेशनल नंबर काउंटेबल नहीं होता है। एल्जेब्राइक नंबर जितने भी होते हैं ना वो सारे के सारे हमारे काउंटेबल होते हैं, इस चीज का आप लोग स्पेशल ध्यान रखना। ठीक है। जो एल्जेब्राइक नंबर अभी मैंने बताया था ना, पॉलिनोमियल्स के रूट्स होते हैं, तो वो हमारे पास काउंटेबल होते हैं। और फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं निकालूं, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या है कि देखो अगर n क्रॉस n निकाला तो ये भी हमारे पास क्या होता है, इसका ये भी हमारा काउंटेबल होता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइटली मेनी काउंटेबल सेट। अगर मैं देखो क्या करता हूं, अभी यहां पर इसको मिटाता हूं, सबसे पहले यहीं पर बताता हूं आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता ही होगा ना, बताया था मैंने कल। ठीक है। एक बार और एक चीज बता रहा हूं, देखो यहाँ पे अगर मैं नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट, नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट, नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट अप टू नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब इतने हम कर रहे हैं, तो ये भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है कार्डिनलिटीज ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर। देखो कुछ ट्रांसफाइनाइट नंबर है अनकाउंटेबल, काउंटेबल के लिए देखो मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर देखो एक फाइनाइट नंबर है, गड़बड़ हो गया क्या, अगर देखो एक फाइनाइट नंबर है तो हमेशा के लिए ध्यान रखना, उसके लिए तो ये काउंटेबल ही होता है। ठीक है, ये तो काउंटेबल ही है, आपको पता है कि इसकी कार्डिनलिटी ये होती है। इनफाइनाइट सेट की अगर मैं बात करूं इन जनरल, तो इनफाइनाइट सेट में अ सेट दैट इज नॉट फाइनाइट इट्स कार्डिनलिटी इज एन इनफाइनाइट नंबर। तो इसके इनफाइनाइट नंबर इसकी कार्डिनलिटी होती है। एंड जो है इसका मैं कलर थोड़ा बदल लेता हूं, ए की पावर जो है k, वेयर k इज एन इनफाइनाइट कार्डिनल, मतलब एलिफ नॉट 1, एलिफ नॉट 2, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर हो गया है ना, इंटीजर हो गया, ये सारे के सारे काउंटेबल है, लेकिन r और c अनकाउंटेबल होता है। ठीक है। उसके बाद काउंटेबल सेट क्या होता है, इसकी जो कार्डिनलिटी थी वो एलिफ नॉट होती है, लेकिन अनकाउंटेबल सेट की जो कार्डिनलिटी होती है ना कंटिन्यूम होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूम बोलते हैं। समझ में आया, क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ द कंटिन्यूम। तो जो c लिखा है ना, जैसे अलिफ नॉट निकाल रहे हैं हम, जैसे काउंटेबल के लिए हमें बता देता हूं मैं, जैसे काउंटेबल के लिए हम अलिफ नॉट निकाल रहे हैं, काउंटेबल के लिए हम क्या कर रहे हैं, अलिफ नॉट निकाल रहे हैं। ऐसे ही अनकाउंटेबल की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए कंटिन्यूम होता है। क्या होता है, कंटिन्यूम। यहां पर देखो लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लेना, सी से डिनोट करते हैं कंटिन्यूम। और ये जो कंटिन्यूम होता है ना, ये बराबर होता है टू द पावर अलिफ नॉट, मतलब पावर सेट। ठीक है, ये इसकी जो पावर सेट है, इसकी पावर सेट कंटिन्यूम जो है टू दी पावर अलिफ नॉट के बराबर होता है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, मतलब जो रियल नंबर है यहाँ पर, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सारे के सारे जो है अनकाउंटेबल नंबर्स है। ठीक है, अनकाउंटेबल सेट है, ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर भी हमारे जो है अनकाउंटेबल सेट के अंदर में आता है। रैशनल नंबर ये काउंटेबल में आता है, लेकिन इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल में आता है, तो इसका आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ऑल अनकाउंटेबल सेट लिस्टेड देयर हैव कार्डिनलिटीज दिस। तो c इज इक्वल टू 2 की पावर अलिफ नॉट से भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो डिनोट करने के तरीके हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो ये काउंटेबल सेट के लिए ना कुछ पॉइंट्स अभी और भी लिखाने हैं मुझे, लेकिन आज नहीं लिखाऊंगा, आपको मैं कल के लेक्चर में इसके बताऊंगा। यहाँ पर ना आप लोग इस चीज़ को देखना, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अभी वो लिखाने हैं, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है रिलेटेड होगा आपका जो प्रीवियस का जो लेक्चर था ना उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। मैं आपको बता देता हूँ इसको, ठीक है, करवा देता हूँ, समझ लेना ध्यान से, क्योंकि बेसिक है और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, कहीं ना कहीं आसान लगेंगे लेकिन पूछा भी जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। एक बार तो इसको मैं ठीक है, देखो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, x में सच दैट जो f ऑफ x है वो x के बराबर है फॉर ऑल x। तो ये क्या होगा, देखो अभी मैंने ना आपको जब पढ़ाया है तो एक चीज मैंने आपको बताया है, और वो चीज क्या है कि अगर कभी भी इस प्रकार का फंक्शन है, कैसा, f ऑफ x किसके बराबर हो रहा है, x के बराबर हो रहा है, मतलब ये एक प्रकार का कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है ना, आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है, कोई डाउट है। तो जब आइडेंटिटी फंक्शन है तो मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो f इज 1 1 एंड ऑन टू, तो पहला वाला ऑप्शन तो यहां से करेक्ट है। f इज 1 1 1 2 1 बट नॉट ऑन टू, तो गलत हो गया। f इज ऑन टू बट नॉट 1 1, ये भी गलत हो गया। f नीड नॉट बी नाइदर आइदर 1 1 और ऑन टू, तो ये भी हमारा क्या गलत हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन पार्ट ए में CSR नेट जून 2015 में पूछा गया था। अब आप सोच नहीं सकते हो कि कहां से जो है इन्होंने दिमाग लगा करके दिया है, लेकिन यही चीज अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, मैंने विदिन ए सेकंड आपको बताया, लेकिन अगर यहां पर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि भैया आइडेंटिटी फंक्शन है और आइडेंटिटी फंक्शन हमारा 1 1 भी होना है 1 2 भी होना है, तो ये चीज अगर आपको नहीं पता होता ना तो आप इसको नहीं निकाल पाते, इस फंक्शन को नहीं समझ पाते। तो ये नेट लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री विद रियल कोएफिशिएंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल रूट, नो रियल रूट्स, ओनली रियल रूट्स, एटलीस्ट वन रूट विद विच इज नॉट रियल। और यहां पर एक कॉन्सेप्ट काम आएगा, मैंने देखो यहां पर क्या है, कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है ऑड डिग्री का, रियल कोएफिशिएंट मस्ट हैव। कभी भी आपने जब क्लास 9th में पढ़ा था तो ग्राफ से रूट निकालना आपने सीखा था, समझ में आया। मैं बहुत डेप्थ में लेकर के जाना चाह रहा हूं, लेकिन इसी सर नेट जून 2015 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में लेकर के जाना चाह रहा हूं ताकि विजुलाइज कर पाओ कि क्वेश्चन का लेवल किस स्तर तक रहता है, ठीक है। तो आपने वहां पर एक ग्राफ पढ़ा था, जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था तो उस कंडीशन में आपने ग्राफ से जो है रूट निकालना सीखा था, याद करिएगा 9th क्लास में। अगर याद नहीं है तो बुक उठा करके एक बार जरूर देख लेना, एनसीईआरटी का बुक उठाना और वो एक बार थोड़ा सा विजुलाइज करना, देखना वहां पर अगर चैप्टर है, क्योंकि एनसीईआरटी ने सिलेबस भी रिवाइज किया है काफी, तो देख लेना एक बार, काफी टाइम से मेरा भी टच उसमें से हट गया है। अगर ये चैप्टर आपको मिल जाए 9th क्लास में तो आप उसमें समझ पाओगे। 9th है फिर 10th, ये दोनों क्लास को एक बार देख लेना। तो होता क्या था कि ग्राफ जो है ना जितना कट करता था, मतलब आप ग्राफ है तो ग्राफ जो है अगर एक्स एक्स कट करता है ना तो उस कंडीशन में उसके उतने रूट्स होते थे। ग्राफ को अगर जितने बार कट करता है एक्स एक्सिस को तो वो जो है उसके उतने रूट्स है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा यहां पर समझना है। कह रहे कि एक पॉलिनोमियल है ऑड डिग्री विद रियल कोएफिशिएंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल रूट। तो अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, ध्यान से समझना भाई, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, अब मैं इवन डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं ऑड डिग्री का। आप देखो यहां पर जो ए नॉट, यहां पर मैं एक सिंपल सा पॉलिनोमियल एक बार लिख देता हूं ना आपको, पी एक्स, ठीक है, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए
n माइनस वन, एक्स टू द पावर n माइनस वन, और इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। ये सिर्फ a नॉट यहाँ पर बच जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना a नॉट है, ये इस प्रकार से आगे चलता जा रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो n है ना, ये ऊपर n हमारा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे के सारे ऑड डिग्री है। तो अगर देखो ये सारे के सारे नंबर्स को मैं एक टाइम के लिए मान लूं कि भैया ये सारे के सारे हमारा नंबर नहीं है, सिंपल मानना है बस, आप अभी समझना है थोड़ा सा। और मैं अगर यहां पर लिमिट अप्लाई कर दूं n टेंड्स टू इनफाइनाइट an x टू द पावर n, तो ये इनफाइनाइट पर क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट जाएगा। और अगर मैं लिमिट लगा देता हूं n टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट पर, तो ये an x टू द पावर माइनस इनफाइनाइट में यहां पर जो है n है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस इनफाइनाइट पर चला जाएगा। ये लिमिट के कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। तो अगर कोई भी ग्राफ है, ध्यान समझना, ये जो है प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट पर जा रहा है, तो एक्स एक्सिस को एक बार तो कट जरूर करेगा, है ना, एक बार तो जरूर कट करेगा। तो एक बार कट कर रहा है, तो उस कंडीशन में इस कंडीशन में एटलीस्ट एक तो रूट होना ही होना है ना, एक रियल रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा। एक्स एक्सिस को अगर कट कर रहा है, तो एक बार कट कर रहा है, तो जो है देखो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में जा रहा है। अगर ये माइनस इनफाइनाइट है और ये प्लस इनफाइनाइट है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में अगर जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है। और यहां पर देखो एटलीस्ट वन रियल रूट, नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो ही गया ना। ओनली रियल रूट, तो ओनली के बारे में हम नहीं कह सकते ना, हमने सिर्फ एक विजुअलाइज किया है, क्योंकि एक बार कट कर ही रहा है। अब रियल रूट हमेशा के लिए एक ही रियल रूट होगा या दो रियल रूट होगा, तीन, वो डिपेंड करता है कि उसका डिग्री कितना है, समझ में आया। तो ओनली रियल रूट तो नहीं है, एटलीस्ट एक तो होना ही होना है। एटलीस्ट वन रूट विच इज नॉट रियल, एटलीस्ट एक रूट तो होगा जो कि रियल नहीं है। तो भैया अभी तो हमने देखा है ना, एक रियल रूट तो है ही है, तो मतलब एटलीस्ट वन रियल रूट, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो एक रियल रूट तो हमारा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये यहाँ पर समझने वाला क्वेश्चन था। चलो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्चुअली मैं ना इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता हूँ। क्या है, लेट v विद द स्पेस ऑफ ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन। इसको ना, इस क्वेश्चन को एक काम करना, अभी इसको छोड़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आप 1 1 1 2 तो अच्छे सीख लोगे यहाँ पर, लेकिन आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट से ये थोड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर डेरिवेटिव आपको आता है, डिफरेंशिएबिलिटी है ना, पीडी, हाँ एलडी, जब एलडी में आएगा ये क्वेश्चन, एलडी का है, तो एलडी से की हेल्प से हम ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगा, जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा ना। इसको अभी फिलहाल जो है पेंडिंग में रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे पी लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान में रखना। जब इन नोट्स में आपको दूंगा ना, तो वहां पर आप इसको जरूर याद रखना, पेंडिंग में रख लीजिए इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा आपको जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी करवाऊंगा ना, उस कंडीशन, उस टाइम पर, उसके बाद ये क्वेश्चन पॉसिबल होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ 6 एलिमेंट। तो 6 एलिमेंट है, तो सबसेट कितना है, 2 की पावर 6 हो जाता है। TIFR में पूछा गया 2010 में। तो ये 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। तो नन ऑफ दिस आ जाएगा, इसका आंसर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, नन ऑफ दिस आ जाएगा। कंसिडर अ फंक्शन एफ आर टू आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। देखो कह रहा है कि पहला ही नंबर, एफ इज नॉट 1 1 इफ द ग्राफ ऑफ एफ इंटरसेक्ट सम लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। अगर आपने कल का लेक्चर देखा है ना, तो ये बड़ा हेल्प करेगा आपको इस क्वेश्चन में, क्योंकि वहां पर मैंने 1 1 फंक्शन, 1 2 फंक्शन, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ग्राफ से कैसे हम 1 1 1 2 फंक्शन को देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन, ये सारी चीजें बताया। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आप पहले देख लो, बीच में मत छोड़िएगा, इसके बाद आप वो लेक्चर जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। देखो 1 1 फंक्शन है ना, तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन कट, एक बार कट जरूर करेगा, तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। कह रहा है कि एफ इज नॉट 1 1, अगर 1 1 नहीं है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट पर कट करेगा। तो बिल्कुल सही है कि अगर 2 पॉइंट पर कट करता है तो फंक्शन ग्राफ 1 1 नहीं होगा, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। कह रहा है कि फॉलोइंग ट्रू है, कौन सा ट्रू है, मतलब पहला वाला पॉइंट तो हमारा बिल्कुल सही हो गया ना,
इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। देखो f is 1 1 if the graph of f intersects any line parallel to the x-axis in at most 1 point। at most 1 point कहा है अधिक से अधिक एक पॉइंट पर कट कर जाए, तो मतलब अधिक से अधिक का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट पर कट करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल सही बात यहां पर जो है कहा है, ठीक है, सही बात जो है यहां पर कहा है, तो इसको हम बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो कह रहे हैं कि f इज सर्जेक्टिव इफ द ग्राफ ऑफ f इंटरसेक्ट्स एवरी लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। f is not surjective if the graph of f does not intersect at least one parallel to the x axis। तो बिल्कुल गलत बात है, कट तो करना ही चाहिए, है ना, कट तो करना ही चाहिए ये तो उस कंडीशन में यहां पर देखो, यहां पर नॉट सर्जेक्टिव कहा है, ठीक है, नॉट सर्जेक्टिव कहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन यहां पर जो है हमारा सही मिल रहा है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दिसंबर 2018 में, ठीक है, कर लीजिएगा आप। अब देखो कह रहा है कि लेट x, y, z विद द सेट ऑफ साइज x, y एंड 3 रिस्पेक्टिवली। यहां पर इसको आप लोग z कर लीजिएगा, ठीक है, ये स्मॉल z है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। लेट w इज इक्वल टू x इंटू वाई, let E be the set of subsets of W, then the number of functions from Z to E। तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम Z to E, देखो यहां पर सबसे पहले तो इसका देखो X और इनकी जो साइज है, साइज का मतलब इसकी कार्डिनलिटी, X की जो कार्डिनलिटी है, यहां पर मैं कोई दूसरा कलर यूज करता हूं ना देखो X की जो कार्डिनलिटी है वो हमारे पास दिया हुआ है स्मॉल x, Y की जो कार्डिनलिटी है वो हमारे पास दिया हुआ है स्मॉल y, आई थिंक आपको दिखा होगा, ठीक है, और z की जो कार्डिनलिटी दी है वो स्मॉल z दी है, ये स्मॉल z है, हाँ ध्यान रखना इसको। देन हम देखो अब w के लिए क्या कहा है, देखो w जो है यहाँ पर x क्रॉस y दिया है, तो w की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, आपको पता है 2 की कार्डिनलिटी x की कार्डिनलिटी y की कार्डिनलिटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। एंड e बी द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ w, तो e जो है w के सेट के सबसेट्स है, तो E से W में जो है हमें नंबर ऑफ फंक्शंस बताने, तो देखो E से Z से E में हमें फंक्शंस बताने, तो E की कार्डिनलिटी और उसकी पावर में जो है Z की कार्डिनलिटी से हम जो है इसको क्या करेंगे, निकालेंगे ना। तो यहां पर E की कार्डिनलिटी कितनी है, अब E की कार्डिनलिटी हमें निकालनी पड़ेगी, तो E की कार्डिनलिटी क्या है, E बी द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ W, तो W के जो सबसेट है उनका सेट है E, तो W ये है, तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे भाई, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, तो E की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, यहां निकालनी पड़ेगी ना, टू दी पावर W की कार्डिनलिटी कितनी है, XY है, ये आ जाएगा। तो E यहां पर देखो इस फॉर्मूला से निकलेगा, तो यहां पर E हमारे पास क्या है, टू दी पावर XY, और Z की कार्डिनलिटी कितनी है, Z की कार्डिनलिटी कितनी आई है भैया, Z कहाँ है, Z है 3, है ना, Z है, तो यहां पर टू दी पावर XYZ आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है यहाँ पे, ये Z होना चाहिए, वैसे तो 3 नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है, इसको काट के सही कर लीजिएगा, इसको मैं यहीं पे सही कर देता हूँ यार, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, दिख भी नहीं रहा है कुछ, वाइट वाइट सा हो रहा है ना, चलो कोई नहीं छोड़ो। अब देखो यहां से कर देता हूं, मैं ना इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक से, ये Z हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ से जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया है। द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम x टू y, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको करके आप कमेंट में बताना, कमेंट में आप इसका आंसर बताना, ठीक है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन निकालना मैंने आपको बता रखा है अच्छे से, पिछले लेक्चर में आपको बहुत सारा क्वेश्चन इसका करवाया था। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है
n जो है हमारे पास दिया हुआ है नेचुरल नंबर का सेट है, विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम n क्रॉस n टू n आर इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब क्या है, 1 1। तो 1 1 क्या है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है, 1 1 होगा, ठीक है 1 1 होगा। तो 1 1 के लिए देखो आपको पता ही है 1 1 के लिए एक कंडीशन हमारे पास होता है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो f x और f y अगर बराबर है तो x जो है y के हमारा बराबर होना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं, एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। देखो अगर f1 m n है 2m इंटू 3n के बराबर आ रहा है ना 3n आ रहा है, ये फंक्शन हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम f1 करके हिसाब से चेक करते हैं। देखो हमें f1 m1 n1, तो f1 और m2 n2 इस प्रकार से तो लेंगे क्योंकि फंक्शन तो सेम रहना है हमारे पास, लेकिन x और y बदलना है। तो m1 m2 करके हमने ले लिया है। तो इसको अगर देखा जाए तो 2 की पावर m1 इंटू 3 की पावर n1 इज इक्वल्स टू f1, सॉरी यहाँ पर हाँ f1 ठीक है m2, तो यहाँ पर 2 की पावर m2 इंटू 3 की पावर n2 आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा ना। अब देखो अगर मैं इसको निकालूंगा 2 की पावर m1 अपॉन 2 की पावर m2 लिख सकता हूं ना इसे, 3 की पावर n2 अपॉन 3 की पावर n1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो यहां से देखो 2 की पावर m1 माइनस m2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 की पावर n2 माइनस n1 हो जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अगर इसको मैं थोड़ा सा कॉमन निकाल करके लिखूं तो 2 की पावर m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस का n1 माइनस n2 ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो इंजेक्टिव के लिए कह रहा है कौन सा फंक्शन इंजेक्टिव होगा, और इंजेक्टिव के लिए आपको पता है कि ये चीज हमारे पास जो x और y अंदर वाले टर्म्स है ना आपस में हमारे बराबर होनी चाहिए। तो अंदर वाले टर्म्स हमारे पास बराबर कैसे होंगे, तो बराबर होने के लिए हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास माइनस में है, तो जब ये हमारे पास माइनस में, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 2 की पावर m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू द पावर n1 माइनस n2। अब इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं जिसको नेक्स्ट स्लाइड में ले जाता हूं, है ना। देखो यहां पर 2 की पावर m1 माइनस m2 इंटू 3 की पावर, ये मल्टीप्लाई है n1 माइनस n2 इज इक्वल टू इधर 1 है, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर m1 माइनस m2 इंटू 3 की पावर n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 1 को मैं लिख सकता हूँ देखो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो m1 माइनस m2 क्या आ जाएगा 0, और n1 माइनस n2 क्या आ जाएगा 0, और m1 देखो किसके बराबर आ गया m2 के, और n1 देखो किसके बराबर आ गया n2 के। मतलब ये जो फंक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। कहाँ है पहला वाला हमारा 1 1 हो जाएगा। दूसरा वाला सिमिलरली अब चेक करना, वैसे 1 1 नहीं आएगा, तीसरा वाला भी अब चेक करना नहीं आएगा, चौथा वाला भी चेक करना नहीं आएगा। मैं आपको आंसर बता दिया है मैंने, चेक करना जरूर ताकि आपको थोड़ा सा हैबिट में आ जाए कि ये आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज जितना भी चीजें मैंने आपको बताया है वो अच्छे समझ में आ गया है। काउंटेबल अनकाउंटेबल के क्वेश्चन अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो मैंने आपको बताया नहीं है, वो नोट्स आपको बताने हैं, देन तभी आपको जो है क्वेश्चंस करने में आसानी होंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, इसको स्कैन करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर, ज्वाइन करके आपको जो लेक्चर्स के अपडेट्स है वो आपको वहां पर मिलती है। क्लियर तो इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेना। एंड ये टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ग्रुप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप में आपको अपडेट्स मिलती है लेक्चर्स के, और टेलीग्राम जो हमारे पास चैनल है इसमें हमें आपको जो नोट्स लेक्चर नोट्स है इसके PDF, सिलेबस वगैरह और सारे अपडेट्स वगैरह इसमें मिल जाते हैं। हालांकि दोनों ही यूजफुल है, इसमें PDF वगैरह अभी जस्ट अभी लेक्चर के बाद ही आपको PDF नोट्स इसी में मिलेंगे। क्लियर। और दूसरा चीज क्या है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया ऐसा है, देखो बार बार बता रहा हूँ, फॉलो करने की बात तो
ये ऐसा है कि इसके साथ जुड़े रहना बहुत हेल्प करता है। कई सारी चीज़ें होती है जो आप लोग फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से आप लोग देख सकते हो। अभी नया नया सारे स्टार्ट किया है तो बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डाउट वगैरह है कुछ भी है तो पर्सनली आप हमें इसमें भेज सकते हैं, ठीक है। और डाउट भेजने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे आपको भेजना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब आप लोग करना इसको, और अपने दोस्तों के साथ को शेयर कर देना, और वीडियो सही लगा इसको आप लोग लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।